हाय स्टूडेंट। आज हम लोग 11th क्लास का आज वीडियो हम लोग करेंगे। और लास्ट टाइम हमने 12th क्लास का किया था, तो सोचा कि पैरेलल 11th क्लास को भी लेके चला जाए बेसिक। तो 11th क्लास की हम लोग 4th चैप्टर करने वाले हैं। 11th क्लास की 4th चैप्टर है, इसका नाम है रासायनिक बंध। ठीक है, रासायनिक बंध एवं देखिए, इसको कोई बंध बुलाता है, इसको आबंध भी बोला जाता है। बंध या आबंध, रासायनिक बंध एवं अणु संरचना। अणु संरचना ये हम लोग चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट वाइज सीरियल वाइज से पढ़ाएंगे आप लोग। पार्ट 1 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। बेसिक पूरा चलेगा यहाँ पर। तो रासायनिक बंध पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। तो रासायनिक बंध देखिए, इसका आपको बता देता हूँ मैं पहले स्ट्रक्चर कि क्या हम लोग पढ़ने वाले। रासायनिक बंध। देखिए, रासायनिक बंध में दो तरह के बंध होगा। एक होगा परबल बंध। रासायनिक बंध पूरा स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। रासायनिक बंध में एक होगा परबल बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं जिसको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और दूसरा होता है दुर्बल बंध। दुर्बल बंध इसको बोलते हैं वीक बॉन्ड। ठीक है। देख, अगर परबल बॉन्ड है तो इसको बंध ऊर्जा इसकी कितनी होती है, माने जो बंध बनेगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी, कितना दिया जाएगा तो ऊर्जा उसका टूटेगा। वो बंध ऊर्जा जो होगी इसकी, ये होगी 200 किलो जूल पर मोल। इसकी जो बंध ऊर्जा होगी वीक वाले की, ये बंध ऊर्जा, इसका बंध ऊर्जा बराबर हो जाएगा 2 से 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब इसके अंडर में कौन कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सा बॉन्ड आ जाएगा वो देखते हैं। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड आएगा जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो इसके अंडर में आएगा वो आएगा सहसंयोजक बंध। संयोजक या संयोजी बंध, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। अगला आ जाएगा कौन सा, धात्विक बंध। धात्विक बंध इसको मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। मेटालिक बॉन्ड। इसके अंदर और आ जाएगा कौन सा, उप सहसंयोजक बंध। उप संयोजक या संयोजी बंध आ जाएगा। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। ये 3 तरह के बॉन्ड हो गए, ठीक है। हम लोग ये एक्चुअली ये हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं ये 11th क्लास का है। 11th क्लास केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री है, ठीक है। हम 11th क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर जो आपका दुर्बल बॉन्ड आएगा, इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको H बॉन्ड बोला जाता है। H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो इसका बॉन्ड होता है वो वंडरवाल, वंडरवाल बॉन्ड, हिंदी में भी वही कहता है वंडरवाल बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड,
दो बंध इसके अंदर में आते हैं। तो बेसिकली आपका जो रासायनिक बंध देखिए, पहले अणु संरचना का, उनका अणु का संरचना कैसे किया जाता है, तो लेविस डॉट पढ़ेंगे इसमें हम लोग, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। देखिए रासायनिक बंध सबसे जो पहला दिया, रासायनिक बंध का मतलब, ये रासायनिक बंध क्या होता है तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। लेकिन रासायनिक बंध दो तरह से बंध बनेगा, एक प्रबल एक दुर्बल बनेगा। ठीक है, तो प्रबल वाले में हमें कौन कौन सा बॉन्ड है जो प्रबल होता है, जैसे आपका आयनिक बॉन्ड जो आयन के द्वारा बनता है, एक एक करके पढ़ाएंगे इसको। फिर सहसंयोजक बंध जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। फिर धात्विक बंध जो धातु के अंदर जो बॉन्ड बनता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है उपसहसंयोजक बंध, जो आपका लोन पेयर होता है एकाकी युग्म में, ये उपसहसंयोजक बंध बनता है। इसको तीर से दर्शाया जाता है, कहीं भी तीर लगा हुआ मिल जाए बंध में आपको, तो ये हो गया। आपको ये धात्विक बंध का धातु के अंदर होता है, सहसंयोजक बंध में ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में आयन के द्वारा यानी पॉजिटिव और निगेटिव के द्वारा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वही वंडर वाल होता है, इसको भी पढ़ेंगे एक करके, ये दुर्बल बॉन्ड। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या ये रासायनिक बंध कहते हैं किसको है। तो रासायनिक बंध कहने से पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि आपको तत्व और यौगिक पता है, तत्व क्या होता है यौगिक क्या होता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि तत्व क्या होता है यौगिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा क्या आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, जो भी लिखा हमने यहाँ पर इतना चीज लिखा आपको दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना लेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके N2 बना लेगा, O मिलके O2 बना लेगा। ये हमेशा सल्फर जो होता है वो एसिड के रूप में मिलता है। हमेशा सल्फर याद रखिए, जो सल्फर मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, एसिड के रूप में। और इसी तरह फास्फोरस P4 के रूप में मिलता है, जो बेसिक इसका है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। तो अब ये देखिए ये आपका क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, ये एलिमेंट। लेकिन यहाँ H2 मिलके बना, इसको भी हम एलिमेंट ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये सेम एटम से मिलके बना हुआ है, इसको भी हम एटम ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी एटम हो गया, हम लोग आगे भी देखेंगे। अब इनको अगर मान लीजिए हाइड्रोजन से कुछ मिलके यहाँ बना H2O, ठीक है, और भी कुछ बन सकता है यहाँ पर H2SO4 हाइड्रोजन से मिल करके, और भी बन सकता है H2S हाइड्राइड्स जितने भी हैं। हो सकता है कि नाइट्रोजन से मिल करके क्या बना ले, N2O5 NO बना ले, ठीक है, NCl3 बना ले, NH3 बन जाए। ठीक है, ऑक्सीजन है तो हो सकता है कि ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पर ये भी NO बना ले, ऑक्सीजन जिसमें भी ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले, CO2 बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर मिलकर के बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर हो सकता है कि N2O बना ले, N2O5 ऊपर वाला जो है वो भी बना ले, N2O5 बना ले, ऑक्सीजन इसमें भी है। ये सल्फर जो है, ये सल्फर मिलकर के बना ले SO2 बना ले, SO3 बना ले, माने और भी कंपाउंड बना सकता है। ये P मिलकर के यहाँ पर क्या बन जाए, PH3 बन जाए, ये बना ले। आपका P मिलकर P2O5 बना ले, हो सकता है कि P2O3 बना ले, बहुत सारा कंपाउंड बना लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इसको कंपाउंड बोलते हैं। ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। ठीक है, एलिमेंट यानी ये तत्व है, तो ये दोनों तत्व भी कहलाएगा। लेकिन ये तत्व में देखिए, ये तत्व में क्या कहलाएगा ये जानना जरूरी है। ये तत्व में क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, एटम। क्या कहलाएगा, ये एटम कहलाएगा। ये आपका जो है ये कहलाएगा अणु यानी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है, दो इसमें एटम मिल गया तो अणु कहलाता है। देखिए दोनों है एलिमेंट, तो ये तत्व है, परमाणु ये भी तत्व है, ये अणु है। ये आपका क्या है, यौगिक है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को दर्शाता है यानी अणु को दर्शाता है। ये मॉलिक्यूल को दर्शाता है यानी अणु को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये कंपाउंड कहलाता है। यौगिक, यौगिक में ये अणु को दर्शाता है, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ये भी क्या है, आपका तत्व है लेकिन अणु है, ये तत्व है लेकिन परमाणु है, सिंगल है। तो आप इस तरह से कहीं मिल जाए तो आपको ये डिवाइड कर सकते हैं।
आपका इतना हुआ, इसको नोट्स ले सकते हैं। इसको दिखा देता हूँ, पूरे 11th क्लास का ये पार्ट 1 है, पहला पार्ट है ये 11th क्लास का पार्ट 1। पार्ट वाइज में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या कि अगले की तरफ, कि हम लोग आगे अब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि रासायनिक बंध कहते किसको है, ठीक है। रासायनिक बंध, यानी केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंध कहते, रासायनिक बंध पढ़ेंगे, उनका संरचना पढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक बंध कहते किसको है, देखिए अभी हमने जो पीछे बनाया, देखिए जैसे मैं समझाता हूँ पहले, पीछे हाइड्रो H2 है, H2 के बीच में H2 कैसे बना, H और H के बीच में बॉन्ड लगा तो बना, या फिर NaCl है तो NaCl में क्या हुआ, Na और Cl के बीच क्या बना, बंध बना है। इसी तरह अगर H2O वाटर है ये मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, तो इसके बीच में क्या बना, ऑक्सीजन है और दोनों तरफ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी ये बंध से बन रहा है ना, कोई ना किसी CH4 ही लीजिए, CH4 किससे बना, C और 4 इसके क्या लगा हमने, हाइड्रोजन लगाया है, तो ये भी किसी न किसी से क्या बना है, बंध बनाया है। तो ये जो सारे बंध बने हैं वो कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड से ही बना है, जो हमने पीछे केमिकल बॉन्ड देखे थे ना, वीक और स्ट्रॉन्ग, तो किसी न किसी से मिल करके बना हुआ ये। तो इसका डिफिनेशन जो हम लिखेंगे रासायनिक बंध का, तो लिखेंगे क्या, अणु में उनके परमाणु, ये अणु है, ये सब क्या है, अणु है, सारे क्या है, अगर इनको देखा जाए सबको, ये सब अणु है। तो अणु में उनके परमाणु, अणु में उनके परमाणु कौन हुआ, जैसे अणु हुआ इसका परमाणु कौन हुआ, H, ये अणु हुआ NaCl, इसके परमाणु कौन हुआ, Na और Cl, ये अणु है कि H2O, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, और परमाणु है, ये CH4 है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, इसके परमाणु है। तो इसका डिफिनेशन जो होगा, देखिए अणु में उनके परमाणुओं, उनके परमाणुओं के मध्य या बीच, के मध्य या इसको बीच बोल सकते हैं, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, यानी इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, जिसे ये जुड़ करके बने हुए हैं क्या, अणु बने, ये परमाणु के बीच में ऐसा कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल, जिससे ये क्या बना, अणु बन गया, यानी कंपाउंड बन गया। तो वही लिखा, अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये जो मध्य है लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, आपका रासायनिक बंध कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। रासायनिक बंध कहलाता है, ठीक है। रासायनिक बंध समझ में आएगा आपको कि ये जो अणु है, इनके अणु में परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, वही क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। अब रासायनिक बंध पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक बंध हम पढ़ेंगे उससे पहले आपको ये बेसिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक बंध में कौन सी बेसिक हमें जानकारी चाहिए, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, तो हम एक टॉपिक बना लेते हैं हेडलाइन का कि रासायनिक बंध के बेसिक क्या क्या जानना हमको, रासायनिक बंध का बेसिक जानकारी, क्या क्या हमें बेसिक जानकारी होना चाहिए रासायनिक बंध के लिए, ठीक है। तो आपको रासायनिक बंध के लिए बेसिक, अगर आपने पढ़ा हुआ पहले अगर, तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, हम बताएंगे बेसिक जानकारी क्या चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक जानकारी चाहिए क्या, सबसे पहला जो जानकारी चाहिए कि वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, जिसको बोलते हैं संयोजी कक्ष या संयोजक, संयोजी कक्षा या संयोजी कोष बोला जाता है। दूसरा आपको क्या लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन,
क्या होता है। तीसरा आपको इसमें सीखना है क्या, वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता, तो इसको हम लोग संयोजकता हम लोग देखेंगे क्या कि क्या होता है, कैसे होता है इसकी। तो हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग बेसिक नॉलेज के लिए देखिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आगे की क्लास हम लोग। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज आज हम ले लेते हैं पार्ट 1 में। ठीक है, तो ये वैलेंस सेल हो गया। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, स्किप करके या भगा के देखिएगा। हाँ आपको नॉलेज है, भगा के देखिए, स्पीड करके देख लीजिए। कहीं कहीं ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपको ना आता हुआ भगा दिए, स्पीड ज़्यादा कर लीजिएगा, इसको स्पीड से देख लीजिएगा। जिसको अगर नहीं बेसिक किया हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, वो आप बिल्कुल नॉर्मल वीडियो आप नोट्स बनाइए, इसको नोट्स बना के आप लोग पढ़िएगा इसको। तो सबसे पहला हम लोग चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं, 1 नंबर क्या, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस पी दे के ऐसे दे दिया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, दोनों एक में। अब बाद में इसके बाद वैलेंसी हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कोई भी आपको एलिमेंट परमाणु ले लेते हैं। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, इसको सिंबल Mg लिखा जाता है, जिसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, देखिए आप एटॉमिक नंबर याद कर लिए, एटॉमिक नंबर जिसकी 12 होती है, जिसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से दर्शाया जाता है। ठीक, तो मैग्नीशियम के बारे में हम लोग पहले इस नॉलेज ले लेते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है। ठीक है, तो इसको Mg हमने लिख दिया, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 2, 8, 10 और 2, 12। यानी कितने सेल बनेंगे, अगर इसकी ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी, यानी पहले कक्षा में 2, 3 कक्षा बनेगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस मैग्नीशियम का अगर बनाए हम, जैसे ये इसका नाभिक हो गया, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। 3 कक्षा मतलब ये हो गया इसकी पहली कक्षा, ये हो गया इसकी दूसरी कक्षा, ये हो गया इसकी तीसरी कक्षा, 3 कक्षा हो गया। ये जो है ये नाभिक है, ये जो प्लस दिया है मैंने बीच में, ये नाभिक है। ठीक है, और नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है, देखिए यहाँ पर जो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है 3 आवेश। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन आपका हुआ कितना हो गया, 8 और 2 10, 2 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बाहरी कक्षा है इसी को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं। किसको, ये बाहरी वाला। जैसे मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा जो ये है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला कक्षा, बाहरी वाला कक्षा, ये कहलाएगा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल कहलाएगा। इसी वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तब ये वैलेंस सेल हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 2, कितना है, 2। अब इसकी बाहरी वाला कक्षा क्या कहलाता है, वैलेंस सेल कहलाता है। मान किसी भी परमाणु के 72 कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी कोष कहते हैं, बाहरी वाले कक्षा को। ठीक है, आप बाहरी किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिखा दिया। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका। तो मैग्नीशियम का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो कितना है, 2 है। इसी तरह सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। तो ग्रुप वाइज भी हमने याद कराया हुआ है, बेसिक क्लास लिया था उसमें याद कराया था। ठीक है, लेकिन उसका वीडियो नहीं डाला मैंने। ठीक है, उसका वीडियो डालेंगे आप लोगों को, ठीक है, बाद में उसको। ठीक है, तो आप ये ग्रुप वाइज भी याद कर सकते हैं। देखिए छोटा सा दे देते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और कैसे याद किया जाए। तो अगर कोई पूछे कि वैलेंस सेल क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के 72 कक्षा को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। और किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ मैग्नीशियम का
Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरफ क्या हो गया इसका, ये वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैंने बोला हुआ आप लिख लीजिएगा, उसको नोट्स बना लीजिएगा, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग ये पॉइंट, हमने दोनों पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट, हमारा दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब एक दूसरा जो पॉइंट है बेसिक, एक और जानना जरूरी, वैलेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब यहां से देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है वैलेंसी यानी संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं। तो देखिए हमने अभी जो मैग्नीशियम का बनाया था, मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 12 जेड से, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 2। ठीक है, इसमें 3 कक्षा जो बनाया था अभी दोबारा से बना देते हैं, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी देखिए इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये क्या कर, अष्टक पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम करेगा। देखिए अभी अस्थाई है, क्यों अस्थाई है, इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो पूरा नहीं है। अब कोई भी परमाणु अस्थाई है, तो अस्थाई होने के लिए वो 3 काम करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा करेगा। अब ये मैग्नीशियम अस्थाई है, अस्थाई होने के लिए इसको तीनों में से कोई ना कोई एक काम करना पड़ेगा। या तो देखिए यह है अस्थाई, जो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg जो है वो है अस्थाई, अभी ये अस्थाई है। मैग्नीशियम यहां पर क्या है, अस्थाई। क्यों है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में, क्योंकि क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अस्थाई के लिए क्या चाहिए इसको, अस्थाई अस्थाई होने के लिए इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, अस्थाई होने के लिए इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाकर यह स्थायी बनेगा। अब यह स्थायी तो देखिए अभी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्यों, इसके नाभिक में जो है, तो नाभिक में जितना आपका इलेक्ट्रॉन है उतना ही नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक, अब इससे 12 अब दे देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो जाएगा। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बांध के नहीं रख सकता है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 18 हो जाएगा ये। तो ये क्या करेगा, आसानी क्या समझेगा कि हम त्याग के 6 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं कर सकते, 8 होना है, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 8 होना है, तो ये बाहर से क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, तब ना 8 होगा। तो ये ले नहीं सकता, क्योंकि इसकी प्रोटॉन उतना नहीं आकर्षण कर पाएगा कि इसको बांध के रख सके, और 6 इलेक्ट्रॉन आने के बाद। तो ये क्या करेगा, आसान क्या समझेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, आइए अपना तीसरा कक्षा खत्म कर देंगे, ये वाला कक्षा खत्म करके, जब ये कक्षा खत्म कर दिया तो यही कक्षा बच गया, ये कक्षा बच गई, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ये क्या बन जाएगा, अस्थाई बन जाएगा। तो Mg अस्थाई नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनेगा, ये अस्थाई हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। यही जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये किसके लिए, अस्थाई होने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, इसका वैलेंसी कहलाएगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो यही है इसका। अब ये जैसे आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कक्षा खत्म, इसके बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए अब वैलेंसी किसे कहते हैं वो समझिए, जो मैंने बोला वही लिखवा देता हूं। वैलेंसी कहते किसको है, किसी परमाणु के द्वारा बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के द्वारा बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन
का दान या त्याग, दान दान कर दिया मतलब वही त्याग दिया, या ग्रहण या साझेदारी किए जाते हैं तो उस परमाणु की उसकी संयोजकता कहलाते हैं, संयोजकता यानी वैलेंसी कहलाती है। देखिए अब वही क्या हुआ कि ये त्याग किस लिए कर रहा है, बंध बनाने के लिए। ये त्याग नहीं करेगा किसी परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए। अब ये मैग्नीशियम बंध बनाएगा, देखिए 2 वैलेंसी इसकी है तो 2 ही बंध बनाएगा। अब देखते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके, तो यहां हमको पता क्या चल गया कि ये जो Mg का वैलेंसी है यानी संयोजकता है वो कितनी है, 2 है। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया इसने, त्याग कर दिया, तो इसकी संयोजकता वही हो गई, 2 हो गई इस मैग्नीशियम की। इसलिए देखिए Mg क्या करता है, ये कि Mg क्या करता है कि Mg2+ बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके। तो देखिए ये Mg यहां पर है, ये Mg है, ये अस्थाई है, लेकिन अगर हम Mg2+ का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें Mg क्या कर दिया इसने, ये Mg का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 सेल है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, सेल खत्म तो कितना सेल बच गया, ये 2 सेल बच गया। देखिए 2 सेल बच गया। अब ये 2 सेल में इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 10, यानी हमारा जो ये स्ट्रक्चर बना है वो किसका है, Mg2+ का है। अब Mg अस्थाई है लेकिन Mg2+ क्या बन गया, अस्थाई हो गया। ये क्यों अस्थाई हो, किसकी बाहरी कक्षा में कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। अब इसकी संयोजकता 2 हो गई। अब ये क्या कर सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अब देखिए कैसे और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है। अब वैलेंसी बराबर, अब देखिए वैलेंसी बराबर हो क्या गया, अगर कोई पूछे कि वैलेंसी बराबर क्या हो गया अब तो बता देते हैं आपको, इधर है, हाँ वैलेंसी बराबर क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या बोलते हैं इसको, अनपेयर को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक। या फिर इसको कह सकते हैं या अर्धपूरित कक्षाओं की संख्या, या नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी इसको हिंदी में कहेंगे अर्धपूरित, हाफ फील्ड को बोलते हैं अर्धपूरित कक्षकों की संख्या, अर्धपूरित कक्षकों की संख्या। नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। अब समझाते हैं कि ये दोनों चीज को समझाते हैं, ये दोनों चीज होता क्या है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया।